मन नहीं कर रहा आप लोगों का, आपको इसी में रुचि है कि एसी कौन सा चला, कौन सा नहीं चला, और मजा आया कि नहीं आया, बेसिकली, है ना। थोड़ा पढ़ाई पे गौर कीजिए, जिस काम के लिए आए हैं बेसिकली। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक दो मैं सलाह दे रहा हूँ, और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो मैं खुल के सलाह दे रहा हूँ, छिप के नहीं दे रहा हूँ। वो ये है, अपनी स्पीड को ठीक से पहचान लीजिए, और हो सके तो स्पीड बढ़ा लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहूंगा, अपने हाथ को तोड़ देना है लिख लिख के। उंगलियां सूज जानी चाहिए, घाव हो जाना चाहिए, और एक समय के बाद उंगलियां सूजने के बाद सूजनी बंद हो जाएंगी। ये हिंदी माध्यम के 2-3 आईएएस टॉपर्स की कहानी है। उंगलियां सुजा सुजा के लिखा, तब जाके स्पीड वैसी बनी जो स्पीड चाहिए थी। यूपीएससी में 20 सवाल आपको जीएस में लिखने हैं आमतौर पर, E6 में थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, जनरली 20 सवाल का मामला है। पहले प्रयास में जिनकी स्पीड ठीक ठाक है, आमतौर पर 15 सवाल होते होते ढेर हो जाते हैं। ढेर मतलब ढेर एकदम। उनको पता है कि अब नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो वो बोलते हैं कि छोड़ो अगले साल देख लेंगे, अब लेकिन नहीं लिखा जाएगा। ये हालत हो जाती है, ठीक। और सफलता का सबसे आसान राज ये है कि अगर आपने जीएस के चारों पेपर्स में सारे प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, अगर आता ही नहीं है फिर तो अलग बात है, अगर आता है या अंदाजा भी है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली नहीं आता पर अनुमान है, अनुमान से तो लिख ही सकते हैं, तो छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने 20 के 20 सवालों के जवाब हर पेपर में लिख दिए, तो इतने मात्र से यह संभावना बनती है कि आपको ठीक ठाक रैंक हासिल हो जाएगा। आजकल तो ये स्थिति है। अंत के कुछ प्रश्नों में डायग्राम्स का इस्तेमाल ज्यादा कर लीजिएगा, लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए 20 लिखें। तो कोशिश करनी है कि आपकी वो स्पीड बने, और स्पीड का टारगेट जो है, मैं बोलता हूँ 7 मिनट में 200 शब्द, बेसिकली वो 8 मिनट में 200 है, मैं डराने के लिए बोलता हूँ 7 में 200। जिस दिन आपकी स्पीड ऐसी हो जाए ना, 7, 7.5, 8 मिनट में 200 शब्द आप लिख पा रहे हैं, और आपके सिवाय कम से कम कुछ होमोसेपियंस पढ़ भी पा रहे हैं उसको, क्या लिखा है आपने, तो आप समझ जाएं कि अब आपका आईएएस न बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आईएएस न बने, ठीक है। और यदि आपकी स्पीड ऐसी है, अब मैं असली बात कह रहा हूं, यदि आपकी स्पीड ऐसी है और पेपर में लिखे 150 शब्दों में लिखे, और आपकी स्पीड ऐसी है कि आप 200 में भी लिख सकते हैं, यहां तक कि 250 में भी लिख सकते हैं, तो मैं खुद ही सलाह दे रहा हूं कि शब्द सीमा भाड़ में जाए, जितना स्पेस है लिख के आ जाइए। इतना भर के आओ कि चींटी भी ना निकल सके वहां से, कि चींटी भी निकले तो शब्द काट के निकले, ऐसे ना निकल पाए। और ये मैं अपनी सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं हिंदी माध्यम में कुछ टॉपर की सलाह आप तक पहुंचा रहा हूं। वो ऐसे ही लिख के आए, मतलब एक लाइन की जगह नहीं छोड़ी, 150 शब्दों में 300 शब्द लिख के आ रहे, और वाई टॉपर हो गए। ऐसे कई केसेस हैं, एकदम मतलब अनंत ऐसी संख्या है ऐसे केसेस की। ये जरूर है कि ऐसा लिखने में खतरा है कि पीछे के सवाल छूट ना जाए, तो पहले स्पीड देख लीजिएगा। अगर स्पीड अच्छी है तो शब्द संख्या बढ़ने पड़ेगी, तनाव मत लीजिए, आराम से लिखिए। स्पष्ट है? जो उत्तर हमने लिखा इसमें क्या खास बात है? प्रश्न की जितनी डिमांड थी पूरी कर दी हमने, एक डायग्राम बना दिया, क्योंकि प्रश्न के 2 बड़े हिस्से थे। सेकंड पार्ट जहां से शुरू हो रहा है, हमने हेडिंग बना के स्पष्ट कर दिया कि यहां से सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। परीक्षक को इतनी सुविधा दो कि 2 पार्ट से दोनों पार्ट दिख रहे हैं। पहले पार्ट में 2 का संबंध है, चित्र से संबंधित समझा दिया आपने, और दूसरे पार्ट में भी आपने पॉइंट्स में 1, 2, 3 करके समझा दिया क्या क्या पॉइंट्स है। जितना पिन पॉइंटेड हो, जितना हेडिंग्स बना के प्रश्नों के हिस्सों को अलग कर सके, जितना डायग्राम से बात को समझा सके, जितनी सरल भाषा। और एक बात आप और देखेंगे, जहां कोई कंसेप्ट आया साथ में एग्जांपल देकर स्पष्ट कर दिया। इथिक्स की दुनिया में कोई भी कंसेप्ट समझाओ, साथ में एग्जांपल दो, बात खत्म करो, यही तरीका है। तो क्या समझ पा रहे हैं आप लोग कैसा लिखना है? बस इतना ही सिंपल चाहिए। आतंकी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज। हो सके तो किसी थिंकर और उसकी किताब का नाम कोट कर देना है। इस प्रश्न में स्कोप नहीं था, जिसमें आएगा हम देख लेंगे कैसे यूज करना है। ठीक जी, एक एक करके। हाँ, जीएस की क्लास में सर कहते हैं हेडिंग डालने हैं। अब जिन सर ने कई बार उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप आजकल जो ट्रेंड है यूपीएससी का, आईएएस टॉपर्स पूरे उत्तर पुस्तिका में पूरा सेंटेंस ही नहीं लिख रहे हैं, सब कुछ रेखा चित्र डायग्राम में। इथिक्स में उतना स्कोप नहीं होगा इस चीज का। इथिक्स में आपको समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वाक्यों को, स्पेशली अगर प्रश्न एनालिटिकल है तो लिखना ही पड़ेगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जीएससी नहीं, वैकल्पिक विषय में भी कह रहा हूँ आपसे, जहां जहां चित्र और पॉइंट से काम चल सकता है वहां उनसे ही काम चलाना है। धूमधाम से पॉइंट्स लिखो, लेकिन ये समझते हुए कि कहां पॉइंट्स लिखने चाहिए। जैसे एक प्रश्न है, रिजर्व बैंक या जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा स्पष्ट करें, इस बैंक का अन्य बैंकों से क्या संबंध है। मान लीजिए जैसा प्रश्न इकोनॉमिक्स में है, अब रिजर्व बैंक की धारणा है तो उसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे। आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक ये है, ये है, ये है, इसकी ये विशेषता, केंद्रीय बैंक है, इसके ये कार्य हैं। कार्य में 1, 2, 3 बता सकते हैं। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों का संबंध, हेडिंग अंडरलाइन। चाहे तो एक लाइन लिखें, इस संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। नंबर 1, रिजर्व बैंक, सीआरआर, एसएलआर, वो जो भी कहानी आपको लिखनी है वो सब कहानी पॉइंट्स में लिखिए। मेरे हिसाब से ये आंसर का फॉर्मेट अकेला फॉर्मेट है जो इस समय चल पा रहा है। मतलब पैराग्राफ में लिखना एक विलासिता है जो एक जमाने में चलती थी, अब वो विलासिता में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जहां आपने उस फॉर्मेट को लिया आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। संकट ये है। और अगर आपके 20 मतलब 50 नंबर पेपर छोड़ दिया अगर आपने, फिर आप कुछ भी कर लें, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो पेपर ना छूटे और परीक्षा को सुविधा हो ये समझने में कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से मेरा कहना है कि हेडिंग्स और पॉइंट्स इस्तेमाल कीजिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य में भी ऐसे इस्तेमाल कीजिए, अगर वो विषय है, वो तो मेरा अपना विषय, मैं इसलिए कह रहा हूं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बात किसी भी विषय पर लागू होगी। पहले अपने विषय पर मैं अधिकार से कह सकता हूं ये बात, मेरे ख्याल से बाकी विषयों में भी ये बात लागू होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट एक ही है। हाँ, निबंध में इससे बचना है, ये बात बार बार कहता हूं, वहां आमतौर पर इसकी अपेक्षा नहीं है। रेयर केसेस में एक आध जगह इस्तेमाल कर लेंगे, चल जाएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया? आप यही पूछ रहे थे या कुछ और? बोलो, उठ के जोर से बोलो। क्या क्या कर सकते हैं? डाल लीजिए।
150 शब्दों में कैसे लाओगे, सवाल ये है। कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि अगर होलिस्टिक अप्रोच से आंसर लिखना हो तो क्या इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी शामिल कर सकते हैं? तो मेरा कहना है कि अगर देखो, होलिस्टिक अप्रोच में एक फायदा है कि होलिस्टिक है। मैंने महसूस किया कि बहुत सारे उत्तर इसलिए खराब होते हैं कि हम हर चीज को शामिल करने के चक्कर में प्रवाह से समझौता कर लेते हैं। जहां आपने एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट डाला, वहां प्रवाह आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरी समझ कह रही है कि इसमें होलिस्टिक अप्रोच के चक्कर में नेगेटिव एस्पेक्ट डालने से बात कमजोर होगी, बेहतर नहीं होगी। लेकिन अगर बिना प्रवाह को खारिज किए आप लिख सकते हैं एक पॉइंट और, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए। और होलिस्टिक अप्रोच जहां तक संभव है वहां तक लाइए। हर प्रश्न में नेगेटिव एस्पेक्ट भी डाल देंगे, इससे बचिए। कभी कभी उससे पता क्या होता है कि अच्छा भला कुछ पक रहा था, ठंडा पानी आ गया बीच में, एक रिदम में चल रहा था आंसर, पर होलिस्टिक करने के चक्कर में आपने कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी अपेक्षा परीक्षा को थी नहीं उस समय। कभी कभी उससे रसभंग, इसको बोलते हैं साहित्य में, रसभंग की स्थिति पैदा होती है, उससे बचना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बोलिए, आप भी बोलिए, उठ के बोलिए बुलंद आवाज में। देखो मेरी उम्र इतनी है कि मेरे कान ठीक से काम नहीं करते, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, कोशिश करता है। हाँ, ये समझ गया। ये क्या है कि आपने मूल्यों के बारे में लिखवाया कि वे आदर्श हैं जिनको समाज प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु नकारात्मक मूल्य तो वो होते हैं जिनसे समाज बचता है। इन सब संकटों का एक ही उत्तर है कि 150 शब्दों में जब सारी बात कहनी है तो आपको कुछ गौण चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये दरअसल वही प्रश्न है होलिज्म वाला। जहां आप चाहेंगे कि हर बात कह दें और 150 शब्दों में ही कहना है, मैं दावे से कह रहा हूं कि प्रवाह की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप एक बार घर जाके फिर से इसका उत्तर ट्राई कीजिए, उसमें नकारात्मक वाली बात भी शामिल करके देखिए, या तो शब्द बाहर निकलेंगे या प्रवाह भंग होगा। मेरी समझ ये कहती है। तो जानबूझकर कभी कभी कुछ ऐसे बिंदु छोड़ दीजिए जो वहां लिखिए जहां स्पेसिफिक सवाल ही हो। जैसे सवाल ये होता, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, क्या वे सिर्फ आदर्श होते हैं या नकारात्मक भी हो सकते हैं, वहां विस्तार में लिखिए। जहां जनरल सवाल, एक सवाल के 4 हिस्से, 3 हिस्से हैं, उसमें एक छोटा शब्द मूल्य है, जहां मूल्य की सारी बातें लिखना शुरू करेंगे बाकी हिस्सों से न्याय नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी न्याय करने के लिए कुछ छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। वही मेरी अप्रोच वही है। सेकंड क्वेश्चन, नहीं, एक प्रश्न लिखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम समझ के लिख लेंगे तब तो बड़ी अच्छी बात है। जिस प्रश्न में आप कहेंगे नहीं लिख पाएंगे, मैं लिखवा दूंगा। जिसमें आप कहेंगे हाँ पॉइंट बना दीजिए, हम लिख लेंगे, उतना अच्छा है। सेकंड, सुन तो लो। कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत